5। देखो हम लोगों को जैसे ये अभी यूनिट है न्यूरॉन्स के ऊपर, बेसिकली तो ये सेंस के ऊपर है। यदि हम लोग के पास जैसे 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, नोज, ईयर, स्किन और टंग, यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी इन 5 सेंस ऑर्गन के कारण क्या कर पा रही है, सेंस कर पा रही है किसी भी स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई मतलब, स्टिमुलस मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो दैट चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब वो चेंज हमारे फेवर का भी हो सकता है, वो चेंज हमारे फेवर का नहीं भी हो सकता है। तो हमारा सर्वाइवल जो है ना वो डिपेंड करता है हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट चेंज, यानी किस तरीके से हमारी बॉडी उस चेंज के सामने रिएक्ट कर रही है तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। देखो अलग अलग चीज है। यहाँ पे हमने एक 8th स्टैंडर्ड में ना होम्योस्टेसिस के बारे में भी पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस में भी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक होता है। मतलब हमारी बॉडी जो है ना वो सर्वाइवल के लिए बहुत सारे काम करती है। होम्योस्टेसिस एक अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे पास पूरा एक सिस्टम है आउटर इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए और उसके लिए एक्शन लेने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अभी हमको ई असेसमेंट के लिए सब कुछ पढ़ना है तो बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है जहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी बोला। मतलब इतने सारे सिस्टम में एक और सिस्टम हमारे पास कौन सा, नर्वस सिस्टम, जिसको हम कोई यूनिट में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सारे के सारे उसमें भी 2 होते हैं ना, 3 होते हैं एक्चुअली, सब देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह। देखो अब देखो ये हम लोग को बोला हुआ है भाई 5 सेंसेस कौन से, टच है, विजन है, हियरिंग है, टेस्ट है और स्मेल है। तो टच कैसे वर्क करता है, तो हमारे बॉडी में जो नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, देखो मैं जैसे कि ये यूनिट हम पहली बार कोई भी नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से सबने पढ़ा है तो थोड़ी सी स्पीड बना के रखूंगा। तो नर्व एंडिंग इन आवर स्किन, फील, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेक्सचर, यानी कि हमारे स्किन में जो भी नर्व एंडिंग है तो वो क्या कर पा रही है, वो प्रेशर को, टेम्परेचर को, टेक्सचर को सब कुछ फील कर पा रही है। जैसे बाय टचिंग ग्रास, ट्री बार्क और फ्लावर्स वी कनेक्ट फिजिकली विद द एनवायरनमेंट, एडिंग अनदर लेयर टू आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। मतलब ये तो चलो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होगी, लेकिन सिंपल भाषा में क्या बोलना चाह रही है कि जब भी हम कुछ चीज टच कर रहे हैं, आजू बाजू में टच फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज फील हो रहा है, तो हमारे स्किन वगैरह में ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग मैकेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। और स्पेसिफिक हीट के लिए, कोल्ड के लिए भी कॉल इट थर्मो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर्स है डिटेक्ट करते हैं बेसिकली स्टिमुलस क्या है, हीट है, कोल्ड है, पेन है, ग्रेविटी है, स्टिमुलस, ये सारी चीजें। तो पर्टिकुलर स्टिमुलस को, स्मेल इज अ स्टिमुलस, तो इन सारे स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, रिसेप्टर्स होते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर है। फिर जैसे विजन है तो हमारी आंखें कलर, शेप, मूवमेंट सब कुछ देख पा रही है, क्यों, हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट। फिर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में, रॉड सेल और कोन सेल। अब देखो जो कोन सेल होते हैं ना, सी फॉर कोन और सी फॉर कलर, परफेक्ट। यानी कि जो मेरी आंखें कलर देख पा रही है, देखो जैसे कि हम आजू बाजू की कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं, तो वो कैसे देख पा रहे हैं, हमारी आंखों के कौन प्रेजेंट है, कोन सेल प्रेजेंट है, इसके कारण देख पा रहे हैं। मतलब जो कलर देखने के लिए काम करता है ना, वो कौन करता है, कौन सेल करता है। जैसे डॉग्स जो होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड कलर्स देख पाते हैं, वो हमारी तरह सारे कलर्स नहीं देख पाते। अगर तुमको याद हो तो एक क्वेश्चन भी हमने किया था प्रैक्टिस कि डॉग्स जो है उनमें जो है वो प्राइमरीली 3-4 कलर ही देख पा रहे, रेड रेड कुछ ऐसा था। तो यानी कि उनमें कौन सेल जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि वो हर अलग अलग तरीके के कलर देख सके। फिर हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, रॉड सेल होते हैं। रॉड सेल बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखता है। क्या देखता है भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे कि डिम लाइट में भी हम चीजों को फिर भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो थैंक्स टू रॉड सेल। अगर वो नहीं होंगे तो डिम लाइट में भी हम चीजों को देख पाएंगे नहीं। ये मेन काली, जैसे तुमने देखा कबूतर वगैरह जो होते हैं, ये लोग रात के समय में उड़ते नहीं है और कोई भी एक कॉर्नर में चले जाते हैं। मतलब जो पीजन्स होते हैं ना, वो इवनिंग में ही क्या होता है, अपने नेस्ट वगैरह की तरफ या फिर कोई सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। कभी रात में कबूतर उड़ते नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी आंखों में जो होते हैं ना, रॉड सेल बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। तो रॉड सेल इतने कम प्रेजेंट है जिसके कारण जैसे ही लाइट कम हो जाती है, सनलाइट चली जाती है, सन चला जाता है, तो उनका विजन कंप्लीटली खत्म हो जाता है। कम लाइट में वो नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास रॉड सेल बहुत कम प्रेजेंट है। जबकि हमारे पास रॉड सेल बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, इसमें हम कम लाइट में भी क्या हो पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं।
तो ये फोटो रिसेप्टर सेल का है, यानी रॉड सेल और कोन सेल है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही ये सेल एक्टिव हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, जैसे लाइट आएगी वैसे ही ये सेल एक्टिव हो जाएंगे। तो लाइट सेंसिटिव सेल बोला जाता है इनको, कि लाइट के प्रेजेंस में ये लोग काम करेंगे। अगर लाइट नहीं है तो ये लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इनके फंक्शनिंग करवाने के लिए लाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, कुछ भी दिखेगा, भले कितने एडवांस रॉड सेल हो, कौन सेल हो, दिखेगा कुछ नहीं। थोड़ा सा तो लाइट का सोर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास रॉड सेल इतने ज्यादा है कि हम थोड़े से लाइट के सोर्स में भी अच्छे से देख पाएंगे। क्या ये इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर? फोटो रिसेप्टर की बात की हमने। तो हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड। फिर आता है हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनने का, यानी कान में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सोनो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? सोनो रिसेप्टर्स। सोनो रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे कान में प्रेजेंट होते हैं और वो हमें क्या करवाते हैं, सुनने में मदद करते हैं। बेसिकली जैसे कि तुम लोग वेव पढ़कर आए हो, रिसेप्टर नहीं हो, पूछ रहा हूं कौन सा ऑडिटरी, कौन सी ऑडिटरी ऑडिटरी जो होता है वो थोड़ा अलग है। ऑडिटर नहीं, वो उसने सही बोला, लेकिन ऑडिटरी सही समझ लो। आपने पहले ऑडिटरी नहीं होता है, हां इधर नहीं। कान में सोनो रिसेप्टर है। सोनो रिसेप्टर है। सोनो रिसेप्टर में क्या कहानी मैंने तुमको बताई कि जैसे कि तुमने वेव पढ़ा है तो तुमको पता है कि साउंड इज अ वेव। तुम ये पढ़कर आए हो कि साउंड क्या है, वेव है। तो जैसे ही मेरे, अब थोड़ा सा वेव की भी मैं बात यहाँ पे ला रहा हूँ। जैसे ही मैं अब यहाँ पे आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे गले के वोकल कॉर्ड्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। और तुमको ये बात अच्छे से पता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं इट प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो साउंड की वेव मेरे वोकल कॉर्ड ने बनाई ना, ये मेरे मुंह से निकल के हर तरफ फैल गई। और जब ये वेव तुम्हारे कानों पे आ रही है ना, तो ये वेव तुम्हारे कानों के अंदर गई और जो कान के पर्दे जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में ईयर ड्रम, जिनको कान के पर्दे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो भी वाइब्रेट हो जाता है। और उस हिसाब से ये जो वाइब्रेशन है ना, वो ये जो है रिसेप्टर्स आगे की तरफ, ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। वही ना जो लाइक सर्कल सर्कल ऐसे होता है, वो उसके अंदर वॉइस आती है। कॉक्लिया। हां, तो उसके अंदर से लाइक ऐसे ऐसे आती है। जो तू सर्कल बोल रहा है वो स्टासियन ट्यूब है, पर तुमको वो पार्ट्स पता नहीं है या नहीं? मैं तुमको एक बार बता रहा, तो स्टासियन ट्यूब बोलते हैं उसके अंदर जाते हैं वैसे वाइब्रेट करते हैं। सही बोल। तो यानी कि ये हियरिंग का है, तो आवर ईयर्स हियर साउंड वेव्स एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। देखो एक सिंपल सी बात है, रिसेप्टर बस डिटेक्ट कर सकता है। तुम तीनों का ध्यान है ना, तो उसमें क्या करिकली पूरा नहीं झूठ बोल लो तेरा और कलम जादू। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं पीछे देख रहा था ना इसलिए। मैं ऐसे तो हियरिंग में जैसे कोई भी सेंस, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी रिसेप्टर बस डिटेक्ट कर सकता है। रिसेप्टर कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। इंटरप्रेट करने के लिए उसको कहाँ भेजना पड़ता है, या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन याद है ना भाई? तो या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड पे भेजना पड़ता है, तभी इंटरप्रिटेशन होता है। सिर्फ सेंस होने से काम नहीं होता है। अगर ब्रेन पे सिग्नल नहीं जाएगा तो हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे किसी ने आके टच किया है, या फिर बाहर गर्मी हो रही है, या फिर मुझे पेन हो रहा है, ये सब मुझे नहीं पता चलेगा। मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास तक भेजना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दिख रहा है देखो वहां से, ऐसे तो आगे आ जा, चलेगा ना? फिर व्हाट इट डज, अलाउ अस टू लिसन टू बर्ड्स चर्पिंग एंड व्हीकल साउंड एडिंग टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, टेस्ट बर्ड हमारे पास होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। हमारे टंग में जो होते हैं ना, GUSTATORY, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। हमारे टंग में ना अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं। देखो बेसिकली हमारे पास ना 4 डिफरेंट टेस्ट बर्ड हमारे टंग में होते हैं, जैसे स्वीट, सार, ये सारे अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। और ये रीजन होता है, जैसे तुम लोगों ने एक चीज ऐसे समझी है, जो बोलते हैं कि दवाई लेनी है, तो दवाई लेनी, तो दवाई हम बच्चों को कैसे देते हैं, एकदम जीभ के अंदर तरफ में रखवाते हैं। कभी भी जीभ के बीच में आगे नहीं रखवाया जाता है। कभी नोटिस किया है? जो दवाई होती है वो एकदम ऐसे अंदर की तरफ रखवाते हैं बच्चे के। और जैसे मेरे को भी बचपन से एक्चुअली एक हैबिट है कि मेरे को भी जब मम्मी लोगों ने दवाई दी ना, तो मैं एकदम जीभ के ऐसे अंदर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि एकदम अंदर तक वो टेस्ट बर्ड नहीं है, मतलब जो दवाई का खारापन है ना, वो पता नहीं चलेगा। यानी टेस्ट बर्ड के कांटेक्ट में आएगा तभी क्या होगा, रिएक्शन होगा, मतलब पता मुझे टेस्ट चलेगा। तो यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर का बहुत ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कौन सा टेस्ट है, क्या है करते। तो देखो टेस्ट बर्ड हमारे टंग में डिटेक्ट करते हैं फ्लेवर थ्रू केमिकल रिएक्शन। व्हाइल वी मे नॉट टेस्ट एनीथिंग ड्यूरिंग द वर्क, स्नैक और ड्रिंक कैन एनहांस आवर ओवरऑल। तो ये तो फिर कुछ और ही वैसे जोड़ के समझाना चाह रहे हैं।
केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण वो टेस्ट में पता चलता है। जो खाने में कंपाउंड्स है वो हमारे टेस्ट बड की कुछ केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और वो टेस्ट हमें एक्सपीरियंस होता है, समझा? फिर स्मेल, हाँ स्मेल के लिए कौन है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हमने याद करो एक ऑल्फैक्टरी स्टेम सेल वाला भी कोई अच्छे से सवाल बार-बार किया। तो बेसिकली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो नोज में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल, जैसे स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक डिटेक्ट करने के लिए अगर खाना बन रहा है किचन में गर्मा गर्म तुमको तुम्हारे रूम से पता चल जाएगा। कैसे पता चलना? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, जैसे फ्रेग्रेंस ऑफ इसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं, फ्रेग्रेंस बोलते हैं, फ्रेग्रेंस जाने दो, ग्रास की मेकिंग द वर्क मोर मेमोरेबल, ये सारी चीजें। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें की। अब टच की बात करें, बेसिकली मैकेनिकल रिसेप्टर की लोग वापस बात कर रहे हैं, एनहांसमेंट मैनेजमेंट करवा रहे हैं। विजन वगैरह है, वापस इन लोगों ने किसकी बात करी हुई है? फोटो रिसेप्टर की, हियरिंग यानी सोनो रिसेप्टर। ये हम नहीं करेंगे अभी, वो तो करना भी नहीं है। बस स्मेल वेव्स आती है, उनके लिए तो समझ वो सब सर थोड़ा आगे स्मेल वेव्स आती है। स्मेल वेव्स भी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है एंटर का फील्ड। ये सब तुम लोग खुद से रीड करना पड़ेगा, जब तुम आगे की चीजें समझ जाओगे तो ये सब तुरंत आ जाएगा। वही सर ये तो पढ़ के फट जाएंगे। सर अभी एक वीडियो है वो दिखाओगे? सर स्लाइड नंबर 35 पे आ जाओ। ये तो उससे एक अच्छा वीडियो आएगा आपको। अरे 35 पे आओ, 35 पे। हां 39 पे। हां बस ये ना भाई सेंसरी डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क है? डिसऑर्डर परमानेंट रहती है, डिजीज टेम्परेरी है। परफेक्ट। डिसऑर्डर लंबे समय तक रहता है, परमानेंट रहता है, और डिजीज जो है वो टेम्परेरी क्रोनिक होता है, बाद तरीके से निकल जाती है। तो ये डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, फिर कोई ना कोई सर डायबिटीज डिसऑर्डर है सिस्टम। डायबिटीज तो जो है ना आजकल के टाइम में हेरिडिटरी डिजीज है। हां मेरे को भी ना डायबिटीज तो अपने कब से वो याद है मैं मेजर करने वाले थे, लेकिन अरे लेकिन नहीं, मैं 50-50 रुपए लूंगा। कल मैं वो डायबिटीज की चिप लेने गया था, खत्म हो गई थी। अरे 500 रुपए की 25 चिप आई है। हां 50 रुपए की होती है। तो जिसमें खून डालते हैं। 50-50 रुपए। हाँ मैं नाप हमें कौन सा शॉप के लीडर मालूम है ना? ज्यादा चलो ध्यान दो इधर वापस। मेरा फोन बजा है। बे यार तो रिंगटोन चेंज करा करना, आपको कुछ नया सुनने को मिले। चलो देखो बात कैसी है, यहाँ पे विजुअल इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब दिखेगा नहीं बराबर तरीके से। इस पे सबसे अफेक्टेड ऑर्गन कौन सी होती है? आंखें होती है, आईज होती है। सिम्टम क्या है? ब्लड विजन हो, टनल विजन हो, ब्लाइंड स्पॉट हो जाए, मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह पे कुछ रख दो तो दिखेगा ही नहीं। हमारी आंखों की जितनी रेंज है ना उसमें कोई पर्टिकुलर स्पॉट पे चीजें नहीं दिखना, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। लाइट सेंसिटिविटी, ज्यादा कम लाइट में दिक्कत आना, डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, ये सारी चीजें उसके सिम्टम है। 3 ट्रीटमेंट है भाई, या तो विजन एड लगा दो, ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस लगा दो, मैग्नीफायर लगा दो, या फिर कोई विजुअल रिहैबिलिटेशन, ये थोड़ा सर्जरी कर सकते हो, कैटरेक्ट वगैरह होती है ना, इसकी एक्सरसाइजेस होती है। इसमें ना अगर तुमको ऐसा होता है चश्मा वस्मा भी हटाना है ना तो वो एक्सरसाइज होती है और वो सारी चीजें करते सानवी वो एक्सरसाइज करता तो मत कर। तो यानी एक्सरसाइज भी होती है। कैटरेक्ट वगैरह ऐसा कुछ हो गया। कैटरेक्ट में पता है क्या होता है? कैटरेक्ट में मोतिया बिंदु, यानी कि हमारी जो ये हमारे आंखों में जो लेंस होता है ना वो क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, जिसके कारण विजन ब्लड हो जाता है। अगर उसको लंबे समय तक चलाया ना तो तुमको परमानेंट लॉस भी हो सकता है। तो तुरंत मजाक नहीं कर रहा, लंबे समय तक चलाया तो परमानेंट लॉस हो सकता है। तो हम लोगों को जो है ना उसके लिए क्या करना पड़ता है? सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी करवा के लेंस बिठाने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। वो लेंस आते हैं 15-20 हजार। अरे अलग अलग आते हैं, स्विस लेंस आता है, अमेरिकन लेंस आता है, ये कॉपी है के लेंस से पता नहीं चलता। सर आई पैच भी लगाते हैं, वो अलग है, ब्लॉक करते हैं फिर ताकि दूसरे आई हाँ, वो ऑपरेशन के बाद करता है। और कभी पता है कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद भी, और नहीं आई पे नॉर्मली भी लगता है। तो कभी भी दोनों आंखों का एक साथ कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे मेरे पापा को ना दोनों आंखों में कैटरेक्ट हुआ था, तो पहली यही तो उनको एक बार एक आंख का करा राइट आई का, फिर एक हफ्ते बाद दूसरी आंख का करा, थोड़ा वो ध्यान देना पड़ता है। फिर देखो हियरिंग सर चार्जर हां चार्जर लगा लो, धन्यवाद। अरे कैटरेक्ट की तरह ही होता है, ये सिमिलर होता है, थोड़ा अलग होता है। इसमें लेंस के साथ रेटिना भी होता है। सर आप वापस ये सब लटकाओगे। ये हियरिंग इंपेयरमेंट है। अरे सर आपको बॉडी को है ना कॉफी से, पर्टिकुलर कॉफी से। वर्टिगो क्या होता है?
खत्म हो जाता है ना। ये चारवी लोग जब आए थे और ये यूवी विराज लोग जब आए थे तब मैं एडमिट था ना सामने, याद है तुम लोगों को? मैं इधर आई मैं आपके हाथ में था। वो सामने से पल्ले में विंडो बढ़ा रही थी, मैं बीच क्लास में घुस गया था ऐसे ही। एक बार देखो इसका याद है। चलो चक्कर आना बहुत तेज चक्कर आना। तो मैंने आपको अभी भी गलती से- वहाँ पे भी कॉफी पी ली थी गाँव में, फॉर्म में पता ही नहीं चला कॉफी पी लिया मैंने, बहुत जोरदार सर। तो आपको गलती से चॉकलेट खिला दी कॉफी वाली तो मतलब डार्क चॉकलेट खिलाती तो मेरे को वो हो जाएगा। सर मतलब मैं डार्क चॉकलेट लगा रिटर्न बैक सर सॉरी सर, मैंने डार्क चॉकलेट की कोई नहीं। चॉकलेट दी दिया हाथ ही कर दिया। ये क्या बात हुई? क्योंकि तेरे मैं चॉकलेट में ले लूंगा, जाके कहीं पे एक्सचेंज कर दूंगा। चलो देखो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या सिम्टम है? डिफिकल्टी इन हियरिंग कन्वर्सेशन, रिंगिंग इन द साउंड, इसको टिनिटस बोलते हैं, बफल्ड साउंड, डिफिकल्टी लोकलाइजिंग साउंड, कौन बोल रहा है पता नहीं चलता। जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे बहुत ओल्ड एज लोग होते हैं ना, तो उनको कुछ भी बोलोगे ऐसे करते अरे सर मैं नौकर है ना 30 साल का संतोष। हाँ वो टकले सर। कोई बात नहीं, उसको फोन करता हूँ मेरे पास मेरा नंबर है। फोन है। सर ये टिनिटस तो कभी कभार होता है। अरे मस्जिद पर बार-बार होना इस फिर इसके ट्रीटमेंट क्या है? हियरिंग एड लगा दो, कॉक्लियर इम्प्लांट कर दो। बेसिकली कॉक्लिया करके हमारे ईयर में पार्ट होता है तो उसको रिप्लेस कर दो, तो उसका इम्प्लांट इस होता है। साइन लैंग्वेज, लिप लैंग्वेज, रीडिंग सिखा दो। ऑडिटरी ट्रेनिंग दो, असिस्टेड लिसनिंग डिवाइस, यानी इधर वो को लगा देते हैं। हाँ मेरे दादू को लगे, दादू मेरी दादी। और मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं? ईयर और ऑडिटरी नर्व, ये लोग जो होते हैं हमें गलती से रिप्लेस की जगह एक्सचेंज वेस्टिबुलर डिसऑर्डर। भाई वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में क्या होता है? ये भी इनर ईयर से रिलेटेड होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है ना, वो हमारे इनर ईयर से, जैसे ईयर के भी 3 पार्ट होते हैं हमारे कान के, इनर ईयर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर। तो जो एकदम इनर ईयर होता है ना, जो हमारे ब्रेन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होता है, तो उसको वेस्टिबुलर सिस्टम बोला जाता है। उसमें डिफेक्ट आना वर्टिगो यानी स्पिनिंग सेंसेशन। आपका ये मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, क्योंकि ये इधर से घूमता है सर, और तुम खड़े नहीं रह पाओगे वर्टिगो में। एक्चुअली ये जो सर है ना, वो इधर से घूमता है। सर एक और डाउट है जिनको वर्टिगो होता है ना, तो उनको वर्टिगो की बात करने से भी सर हैवी हो जाता है। मेरा अभी हो सर डाउट है अरे डाउट है सर, जैसे हम लोग अचानक से उठते हैं और चक्कर, अरे सर मेरा डाउट तो सुन लो। बोला सर जैसा अचानक से उठते हैं और चक्कर उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी होती है। डिजीनेस, इम्बैलेंस, नोजिया, विजन डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मूवमेंट। अगर तुम चलते चलते आंखों में अंधेरा आ जाना, फिर दिखना नहीं चीजें भी है, ये अचानक से वो एकदम से उठते से ही होता है। वो डेफिशिएंसी होती है। चलते चलते नॉर्मली जो होना है ना, तो वो वेस्टिबुलर सिस्टम में डिफेक्ट होता है। इसके क्या है? इसके लिए वेस्टिबुलर रिहैब थेरेपी कर सकते हो, बैलेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, तुम लोगों का बैलेंस नहीं बनेगा। या तो तुम बेवड़े हो, या तो तुम्हारा वेस्टिबुलर सिस्टम में असर आ गया। तो यानी कि बैलेंस एक्सरसाइज करवाते हैं वो ना, एक लाइन में से चलवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसे करके हाथ करवा के पांडे लोग। और उसके बाद मेडिकेशन होते हैं ना, नोजिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे देखो, अवॉइडिंग ट्रिगर लाइक कैफीन और अल्कोहल। तो कैफीन जैसे मैंने अवॉइड नहीं करा अभी तक भी, तो ठीक है। कैफीन डार्क कॉफी से मेरे को ज्यादा दिक्कत है वैसे। तो रेड बुल क्यों पीता हूं? तो उससे नहीं दिक्कत होता, रेड बुल पीता सर हूं तो और एनर्जी कैफे आती वाली है। कॉफी पी लो तो सर स्टिंग पिया करो। एक वो तो मीठी सिर्फ येलो वाली पीऊंगा। येलो वाली भी तो आ गई है। उसकी तो बात चल रही थी, पढ़ लो आप। सर वो रणवीर सिंह की ऐड की। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन इनर ईयर या वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो। उसके बाद न्यूरोपैथी में क्या होता है? नंबनेस हो जाना। यानी पता है, तुम ऐसे हाथ में अगर फॉर एग्जांपल मेरे को नंबनेस है ना, तो हाथ में से टच करोगे पता नहीं चलेगा। ये जो होता है ना, ये डायबिटीज के कारण भी नंबनेस होती है इनलेस। जैसे मेरे पापा को डायबिटीज लगभग आज 7-8 साल से है ना, तो उनको जो उनका पैर है ना, वो बहुत सुन्न है, पता ही नहीं चलता है। उनके पाँव में मैं अगर जाके ऐसे गुदगुदी भी करूँ ना, तो उनको पता नहीं चलेगा। एक बार का इंसिडेंट है, उनके पाँव में कांच घुस गया और उनको पता नहीं चला। 7 डेज में उनका पाँव का क्या हालत हो गया, और अच्छा हुआ उनको फिर भी पता नहीं चला। शायद मेरी या मम्मी की नजर पड़ी थी कि उनका पाँव एकदम सेप्टिक हो गया था। अगर हम लोग 2-3 दिन और लेट करते तो शायद उनका पाँव काटना पड़ता। लेकिन लकीली हम लोगों ने देख लिया, उनको तब भी पता नहीं चला था। मैं 7 डेज के अंदर ही था। हाँ, 7 कितना डेज बड़ा था? लगभग इतना जितना सर पूरा अंदर घुस गया। दो है। गाड़ी का जितना क्योंकि 7 दिन पहले का उसमें डॉक्टर ने कुछ बोला कि तो 7 दिन जितने का कुछ है। सर पूरा अंदर घुस गया, थोड़ा बाहर था। पता नहीं, इतना याद नहीं है, लेकिन
डॉक्टर ने बोला था कि 7-8 दिन का भूसा पड़ा है। तो इसमें क्या होता है, नमनेस हो जाती है, तो उनका पैर तब से उनको स्पोर्ट्स शू वो पहनने लगे। नहीं तो वो नॉर्मल जैसे फॉर्मल शूज कैसे पहनते, मेरे पापा वही पहनते थे, पर उसके बाद से डॉक्टर ने स्पोर्ट्स शू सजेस्ट किया, काइंड ऑफ अरे लोफर्स, वो मुझे नहीं पता क्या होता है। तो अब फिर स्पोर्ट्स शू पहनते, मतलब डायबिटीज के कारण भी क्या होता है, देखो डायबिटीज सबसे बिगाड़ सारे ऑर्गन बिगाड़ देती है, तो उसके कारण नर्वस सिस्टम में भी असर आता है और नमनेस हो जाती है। तो नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग पेन, मसल वीकनेस, सेंसिटिविटी टू टच और टेंपरेचर चेंजेस, ये सब है। नहीं मैं जोर से टच करूं तो पता चलेगा, धीरे से तो पता नहीं चलेगा, और टेंपरेचर भी ज्यादा चेंज होगा तो फिर हो मेरे दादू को भी था, वो तो 100 इंजेक्शन हर रोज इंसुलिन के। हाँ रोज नहीं लगता, नहीं रोज लगाते थे। 100 नहीं लगते, 1 लगेगा, 100 बोल रहे थे। इंसुलिन का लगता है, नेवर में लगता है, यहाँ पे लगता है। अरे 100 नहीं मतलब यहाँ पे भी लगता है, वो ऐसे मेरी करके दादी लगाती है। हाँ हाँ, मैंने भी पापा को बीच में लगाया था। अगर बहुत ज्यादा हो जाता तो 10,000 का आता है वो पागल इंजेक्शन। एक नहीं आता है, वो 6-7 का सेट आता है, वो भी हाँ, वो बड़ा है। तो तेरी दादी को थोड़ा सा सीवियर होगा। स्लिपला वाला सर महंगे वो आते हैं। लगाते और फिर वो मेडिसिन। मैंने तो खुद ने मेरे पापा को इंजेक्शन लगाया था इस जगह पे। बढ़िया। कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, उसको बस ऐसे थोड़ा पकड़ लो सर, ये करके। तो इधर उधर हो गया ना तो बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन आपके पापा तो दर्द करते हैं सर। ऐसे महेश नहीं बोलो, ऐसा नहीं सीधा समझ। लगाते हैं, हाँ वो तो सीधा टेढ़ा डालो, लगाते हैं तो दुखता है। नहीं एकदम सीधा 90 डिग्री पे डालो, टेढ़ा नहीं वो डालो। आपसे ही होगा, हमसे नहीं होगा ना। मैं ऐसा बोलता तो ये हुआ। तो देखो, चेंजिंग लाइफस्टाइल सच एज मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो तुम देखिए न्यूरोपैथी में इन्होंने भी किसका एग्जांपल दिया है, डायबिटीज का एग्जांपल दिया है, क्योंकि उसी की चीजें जो होती है थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन नर्व्स ही अफेक्ट हो जाती है, पूरी थ्रू आउट द बॉडी जो होता है ना, नर्व्स ही अफेक्ट हो जाता है। जान लेकर ध्यान देना आगे। अरे देख ही रहा हूँ। फिर है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या तो ओवर सेंसिटिविटी या तो अंडर सेंसिटिविटी। इसको थिंकिंग भी आता है। नहीं अरे ऊंचा वो तो जब तुम्हारा कट जाता है तब होता है। अब देखो ओवर सेंसिटिविटी में क्या होता है, तो ओवर क्या चुप रहे। ओवर वही नहीं कर पाओगे। अंडर सेंसिटिविटी में क्या होता है, ओवर सेंसिटिविटी में देखो सबसे खराब चीज पता है, अगर इनमें दोनों में से कोई ऑप्शन मिले ना तो मैं हमेशा अंडर सेंसिटिविटी चूज करूंगा। क्यों? ओवर सेंसिटिविटी में क्या होता है, अगर तुम सो भी रहे हो ना, किसी ने लाइट भी चालू कर दी तो तुम्हारी आंख धप से खुल जाएगी। दैट्स कॉल्ड ओवर सेंसिटिविटी, उसको मतलब कच्ची नींद भी तुरंत कहते पता हैं। चला, उसको कच्ची नींद Spidey बोलते हैं। इंसोम्निया। स्पाइडी सेंस इंसोम्निया के कारण नहीं होता, उसमें तो नींद ही नहीं आएगी। भाई सर, ऐसा तब तुमको होता है। इसमें नींद आ रही है, लेकिन ओवर सेंसिटिविटी यानी सेंस ऑर्गन इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हल्का सा चेंज भी जो होता है ना डिटेक्ट कर सर, ये पाते अच्छा आने में आना चाहिए। हैं। क्या चीज है। स्पाइडी सेंस। स्पाइडरमैन हुआ। और अंडर सेंसिटिविटी है ना, डिफिकल्टी विद कोऑर्डिनेशन, अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं लोग ये सारी चीजों में, है ना, छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं। देखो इसकी ना 2 तरीके की होती तो है। मेरी बहन को ये है। चुप रहे। छूता हुआ रोने लग जाती है यार। तू ऐसे चपेट मारेगा बोलेगा छू रहा है करके। पापा को बोलती है बाहर है भैया। सुनो जरूरी बातें बता रहा हूँ भाई, केसेस आते हैं तुमको रियल लाइफ। अटेंशन, इमोशनल रेगुलेशन, ये जो है ये डिप्रेशन के भी सिंबल्स होते हैं। ऐसे केसेस में ना सामने वाले सिम्टम्स होते हैं, सॉरी, ऐसे केसेस में ना सामने वाले को ना 2 तरीके से होता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी ना अगर जैसे तुम किसी पे आके बरस जाओ, किसी पे चिल्ला दो, बारिश थोड़ी बरसेगी। यार तुम अब हमारे घर में ऐसे बोलोगे, हम समझ चिल्ला जाओ ना। अगर सामने वाला कुछ भी ना बोले ना, चुपचाप जाके सो जाए ना, तुम समझ जाना कि उसका इमोशनल रेगुलेशन जो है सही नहीं भाई मैंने है। गलती और से मेरे भाई को ये कर कभी दिया। कभी ऐसा नहीं करना। एक्चुअली में ना ये बहुत खराब चीज है। जैसे हम लोग ना हमारे मम्मी पापा पे नॉर्मली ऐसा करते हैं, देखो किसी से बातें नहीं छुपी। अगर मम्मी पापा क्रॉस बैक करके चिल्ला रहे, डांट रहे ना, झगड़ रहे, तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो चुप होके चले गए ना तो दैट्स इमोशनल रेगुलेशन। अगर तुमने फ्रीक्वेंटली किया ना तो दैट विल लीड टू डिप्रेशन, उनको डिप्रेशन हो जाएगा। हम लोग का क्या और फिर? तुम लोग को कुछ नहीं होता ये एज में, इस चीज में मैं साथ नहीं दूंगा। तो ये जो है ना, ये चीज देखना, तुम्हारे ये सिबलिंग में भी हो सकता है। देखो जब तक सामने वाला क्रॉस बैक कर रहा है, चिल्ला रहा है, झगड़ रहा है ना, तब तक ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चुप होके चला जाए ना तो दैट्स इमोशनल रेगुलेशन, उसका बराबर नहीं चल रहा है, तो वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। यानी कि it can lead to depression और they have sensory processing disorder और it is normal। disorder है, हो मेरे मम्मी पापा को ऐसा कुछ नहीं होता, it is normal, ये होता है।
इसके ट्रीटमेंट क्या है? या तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दो, साथ में रहो भाई वगैरह वगैरह वगैरह, बिहेवियर थेरेपी, सेंसिटाइव इंटरवेंशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस सेंसरी ओवरलोड। सबसे बेटर जो होता है होके चल के निकल जाता तो तू नूब है। तो इसमें सबसे मेन जो होता है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी पड़ती है, यानी कि सामने वाले के साथ क्लियरली बात करो, क्लियरली सब कुछ रखो, उसकी मन की बातें जानो, सब करो। और कुछ मेडिसिन आती है, साइकेट्रिस्ट को तुमको कांटेक्ट करना पड़ता है ऐसे केसेस में, अगर किसी को ये डिसऑर्डर है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है ये, तो ऐसे केसेस में तुमको साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है। साइकेट्रिस्ट तुमको जो है उसके रिलेटेड मेडिसिन देता है, और उस मेडिसिन की साइड इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा नींद आता है। बट फिर वो बहुत एडिक्टिव होती है। नींद आती है उसमें बहुत ज्यादा, एडिक्टिव नहीं होती है। कुछ कुछ बहुत सीवियर होता है ना, जैसे तुमने मूवीज वगैरह में देखा कि कोई भी घबरा जाता है, तुरंत वो जाके बाथरूम में वो दवाई लेकर वो शांत करता है। सर हारी भी खाता था, हारी से कफ सिरप से नींद इसलिए आती है, वो लोग तुम्हारा रिसेप्टर वगैरह जो इंसुलिन वगैरह ना वो ज्यादा करवाते हैं, और थोड़ा सा बॉडी का जो लेवल होता है ना, एनर्जी लेवल वो कम करते हैं। वो ये पिंक कलर का आता है। असर पड़ेगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका, तुम्हारा ब्रेन नम हो जाएगा अगर बहुत ओवर ले रहे हो तो। ओवर कंजम्पशन में लीड टू नमनेस। सर कौन सा नॉट गुड, नॉट प्रेफरेबल। अगर कभी-कभी ज्यादा बीमार हो जाते तो 3-4 महीने लेना पड़े तब ठीक है, लेकिन अगर तुम सालों सालों से ले रहे हो और कफ सिरप बार-बार ले रहे हो ना, तो इट विल लीड टू नमनेस। नहीं नहीं नहीं, इट विल लीड टू नमनेस। ब्रेन नम हो जाएगा। कफ सिरप कोई भी कफ सिरप हो सकता है ना, मेडिकल वाला है या फिर हां तो ठीक है। और कौन सा कफ सिरप होता है? रेड बुल जिसका हमने नारियल पानी बना दिया। बात तो सही हो भी। सर हम तो वो करते हैं, तो आप बात सही हो हनी और फिर अदरक। नहीं हम तो ज्यादा ही हाँ बढ़िया होता है। सर आप करते हो हनी अदरक और फिर चलो ये वीडियो देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, अदरक तुम लोगों को ना मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट डे पे भी लोगों को साथ नहीं बोला, हाँ बोला होगा मैंने। जैसे मैंने तुमको बोला था कि बायोलॉजी में ना लर्निंग के पीछे बहुत मत भागना। क्राइटेरिया ने 25 मार्क की देगा, उसमें भी बायोकेम फिजिक्स है, तो रट्टा रट्टा मारते बैठने के पीछे नहीं भागना। हाँ ये टाइम जरूर लेगा ज्यादा, लेकिन इसमें ना तुमको स्मार्ट प्ले करना है। तुम लोग को ना वीडियोस वगैरह बहुत देखना है, देखो उससे क्या होगा, देखी हुई चीजें ज्यादा रिमेम्बरेंस मतलब ज्यादा याद रहती है, भाई याद रहती है। और देखना चाहिए तुम लोगों को अलग अलग ऐसे वीडियो, और भी सामने से कुछ और वीडियो की लिंक मैं लास्ट में भेजूंगा, यानी कि क्राइटेरियन डी एंड ऑल के हिसाब से, यानी ये सारी बहुत मस्त चीजें वीडियो है। करनी पड़ेगी। ये वाला एक बार देखिए। सर हमारे हमारे यादव कैच कर रहा है। सर कैच वाला वीडियो है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ। ये गंदा वीडियो है। अरे क्या गंदा वीडियो है? 39 पे पर लोड क्यों नहीं भाई? ये रहा सर, ये वाला वीडियो है। अच्छा ये वो है लॉन्गॉन अरे सॉरी अरे क्या बोल रहे हैं? ये वो कैसा ये वो है रिफ्लेक्शन है। वीडियो सर आप पीछे जाओ। सर रिफ्लेक्शन हाल हमको चाहिए, चलो। जैसे आंख से जाती है तो फिर दिमाग में जैसे वो आएगा। इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन किस दो तरीके से ट्रैवल करती है? स्टेट टू केमिकल मोड्स फॉर्म ऑफ, और केमिकल फॉर्म। मतलब एक तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोलते थे हम, और एक केमिकल मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। वो तो तब जब वो एक्सॉन में होता है, नहीं तो साइनैप्स में होता है। सर एक सेकंड अब देखो धीरज सर आलो रणवीर है वो। मोड ऑफ रणवीर नोड या तो मोड। नोट चलो देखो मेरी ड्राइंग जो है ना, बहुत प्यारी नहीं है। अरे आपने सर नीचे वाले इजी से इसे डिलीट कर दिया। पता नहीं। देखो मेरी दो ही चीज की ड्राइंग बहुत अच्छी है, एक अमीबा की कुछ भी बना दो, और एक न्यूरॉन की। न्यूरॉन की सच्ची में अच्छी न्यूरॉन है। बनाते, देखो। डेंड्राइट बना अब पहले। इसमें न्यूरॉन में ना, ये देखो ये मैंने क्या बना दिया, इसमें न्यूक्लियस बना दिया। ये मैं क्या बना अरे उधर पूरा होती है, धीरज सर आपने उल्टा बनाया है। उधर पूरा वो अरे पहले है ना। अरे हाँ भाई उल्टा समझ ले। अब यहाँ पे जो है ना, एग्जॉन अच्छा उधर से बनाने बोल रहे हैं क्या? हाँ। गंदे सर मुंह करो छो आप। सर सर आपको आइसक्रीम पकौड़ा खिलाएंगे हम। अगर इसमें चाट मसाला डालेगा तो ही खाऊंगा। गाली दे सर डार्क चॉकलेट के साथ।
डार्क चॉकलेट के साथ क्या बोलते थे अब देखो शुरुआत की ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, बाद की अच्छी नहीं है। डेंड्राइट्स तो ये क्या है भाई? ये एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक बर्ड्स ये इससे अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा ही है अरे मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है जब एग्जाम में जुलाब हो गया ऐसा लग रहा है। भूल गया एकदम। माइलिंग शिट माइलिंग शीट होता है Shit नहीं है, ये सीन है। सॉरी आज नॉस्टैल्जिया हो रहा है सर इससे ये तेज करता है जो था मैसेज उसको सर ये डेंड्राइट्स है करता है, इंसुलेट करता है। सर ये इंसुलेट प्रोटेक्ट देता है प्रोटेक्शन अरे इसकी फर्दर ब्रांचिंग भी तो होती है। अभी स्केलेटन वाला बंद करो, मुझे डर लग रहा है। अब सुनो, हेलो, मैं ना मस्ती के लिए नहीं कर रहा हूँ यार। करो ये जो है ना, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या है? न्यूक्लियस इसके आजू बाजू साइटोप्लाज्म अबे बेवकूफ, न्यूरॉन। आजीबाजू में क्या क्या था? बस क्या ये क्या हुआ था उसके अंदर। चलो भाई, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ रहे। क्या नहीं है? भाई और सर को गुस्सा अरे भागने दे क्या? अरे गजात का आपने अभी ना ये जो चीज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट्स डिजाइन बोलते हैं और ये जो चीज है ना, इट इज कॉल्ड सेल बॉडी। मतलब ये पूरा पूरा न्यूक्लियस और ये सोमा। सेल बॉडी, सोमा, साइटल या साइटल। इसके बाद ये जो लंबा सा एक ब्रांच है ना, एक्सॉन। सर वहां पे एक सर्कल मारो, एक्सॉन। सोमा और एक्सॉन। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लिपिड्स। लिपिड फैट से मिलकर बनाते हैं ये लोग माइलिन सी, और इट इज नोन एज स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं? श्वान और ये लोग क्या बनाते हैं? माइलिन सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शेजवान सेल्स को शेजवान सेल और नोड ऑफ रणवीर ये जो बीच का गैप है ना, ये जो बीच का गैप है, मतलब ध्यान देना, ये जो बीच का गैप है, इट इज नोड ऑफ रणवीर। ओ ये सर गलत बोल रहे हैं। सर आपने नीचे से रिलेटेड नहीं है, नीचे है। चलो क्या पता मैं सच में रणवीर लॉक है। मेरी गाड़ी चाबी सब महेश से छोटे जी में स्टोरेज है नीचे। तो आप आए कैसे क्या महेश से नहीं छोड़ना है? सर तो ले मेरी गाड़ी में वो मेरे को छोड़ना है यहाँ पे, और गाड़ी लेके चले गए वो। सर, और वही मुझे लेने भी आएंगे। कितने जीबी का स्टोरेज है नीचे? नीचे 16-32 होगा। सर तो वो तो ले लेते चाबी स्टेटिंग उसके बाद ये जो है ना, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल सिनेप्टिक बर्ड होता या है तो नर्व एंडिंग, चुप रहेगा या तो हेलो क्या नर्व एंडिंग, या तो एक्सोनल एंडिंग। अच्छा इसको कौन सा लगा मैं पहले बता दो, फिर सर वही बताएंगे दिस इज टर्मिनल बटन या बट। और यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो वो होता है जो आगे वाला न्यूरॉन लेता है उसके ना प्रीसाइनेप्टिक सर साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या था? तो देखो हेलो, मेरी बात सुनना, तो मेरी बात सुनना। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं ना, वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाते हैं। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया न्यूरॉन का बनाया, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक जाता है। न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, वो लोग इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। यानी डेंड्राइट जो होते हैं रिसेप्टर के पास होते हैं, तो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कौन ले लेगा? डेंड्राइट ले लेगा। अब न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है, वो किस फॉर्म में ट्रेवल होती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो यानी कि क्या होगा? डेंड्राइट से सेल बॉडी जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल जाता है, एक्सॉन टर्मिनल जाएगा, वहां से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा वाया साइनेप्स। लेकिन साइनेप्स जो है बीच में गैप है। इलेक्ट्रिक इंपल्स को या पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल को, मैं पोटेंशियल डिफरेंस मुझे अंदर सेंसिटिविटी नहीं है भाई, मेरे को फील हो रहा है तेरे को मैं पाँव में गुदगुदी कर रहा है तो क्यों नहीं करे वो क्यों करे वो? मर्जी भी हाँ भाई अबे ऐसे एक अबला पुरुष को छूना अच्छी बात है। हाँ चलो, सर झूठ तो कंसेंट के साथ ही रहा है कंसेंट है तेरा? नहीं है तो
हाँ भाई तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं तो हाँ यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनैप्स बोलते हैं। मेरी बात सुनो, बोलो न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो तो एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल हो जाती है। इलेक्ट्रिक इंपल्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, पर साइनैप्स तो गैप है बीच में, वो तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थोड़ी, इट इज द गैप। तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं हो सकती, तो केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम न्यूरोट्रांसमीटर। विद द हेल्प ऑफ जो तू पहुंच रहा है वो मैं पहुंचू, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में ट्रेवल हम सर इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्पीड 360 किलोमीटर पर आ जाती है। बोलो मैं गलत हूँ? 100 मीटर पर अभी है यार पागल सही बोला मैंने। अरे उसने किलोमीटर पर आवर बोला, 18/5 मल्टीप्लाई करके बैठा है। मैंने 18/5 कर दिया था। देखो एक बहुत जरूरी लाइन है, ये लाइन मैंने तब भी बहुत तुमको फोकस में रखी थी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिफाइन इट्स फंक्शन, या फिर जो स्ट्रक्चर दिया है वो फंक्शन के हिसाब से ही दिया है। मेरे को लगा ये क्वेश्चन है। नहीं पता नहीं है तो आंसर भी नहीं सर पता। स्पर्म से आपको क्या पता चलता है फंक्शन? अरे उसकी वो टेल ट्रैवल करना है ना उसको, पैचिला। भूल गया क्या? नहीं, क्या नहीं नहीं, करना? अरे मैं मोटाई जैसे उसकी इसका मोटिलिटी इसकी पूरी की पूरी गाड़ी रिप्रोडक्शन करती है। इतने सारे सेल में तेरे को स्पर्म का ही फंक्शन पूछ रहा है मेरे से। सर क्योंकि देखो फैट सेल फैट के लिए होता है, ब्लड सेल ब्लड तो गोल क्यों होता है? किसके लिए होता है उसके लिए पता ही नहीं है। ये किसका बच्चा हो गया देखिए जो इसमें हाँ यार बेस्ट है उसका। अरे नहीं सर सीरियसली से अभी भी से पूछ रहा जा। मैं बोलते अरे रोनित जो स्मूथ मसल है, हेलो नहीं इधर अगर नहीं आ स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप के, स्पिंडल शेप पता है कैसा होता हाँ, है? spindle पतला होता है, एंड में जाड़ा होता है, मिडिल में दैट शेप इसको तुम लोग का ध्यान नहीं है और अरे ये दूसरे को ओए छुई छुई इधर से फैट स्टोर करने के लिए जगह चाहिए ना। अच्छा तो फिर ये ऐसे राउंड शेप में तो वो बनता किससे? इसलिए वो मोटा बहुत मैक्रोमोलेक्यूल से बनता है, प्रोटीन लिपिड इन सब से, है ना? वो बनते ही फैट से और अंदर स्टोर भी करता है फैट। बनता मैक्रोमोलेक्यूल लिपिड प्रोटीन इन सब से, अंदर फैट स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, इसलिए फैट सेल। सर ये हमारा फैट सेल है ना इधर। अरे मोटा है तो स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, बोन सेल है, स्पर्म है, ओवम है, फैट सेल है। मतलब यहाँ पे जो है ना देखो बहुत जरूरी बात है, और ये लाइन को तुम हल्के में नहीं ले सकते हो। जान लेकर इधर देख, ये लाइन को तुम हल्के में नहीं ले सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है ना सेल का वो ही उसका फंक्शन डिफाइन करता है, या फिर दूसरी भाषा में हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा दिया है कि जो काम करना है जैसा, समझ गए? यानी एज पर दी फंक्शन स्ट्रक्चर हमने उसको प्रोवाइड करवाया हुआ है। सर ये सारे सेल इंटरकनेक्टेड होते हैं। आई नहीं मैं पूछ रहा हूँ बस। नहीं तो धीरज से डेंड्राइट मैसेज रिसीव करते सर हैं। एक्सॉन ये पूरा न्यूक्लियस रॉन्ग है। लास्ट न्यूक्लियस तक ये लोग लेकर गए, लेकिन हम बीच वाले को एग्जाम डेंड्राइट मैसेज रिसीव करते हैं। न्यूक्लियस वो डेटा जो भी इंटरप्रेट करता है आगे भिजवा देता है, इन द आगे भिजवा देता है। माइलिन शीट जो भी है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन जो है वो स्पीड अप करती है प्रोसेस को, और टर्मिनल बिट्स में वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो केमिकल पोटेंशियल में बढ़ के न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में बर्स्ट आउट हो जाता है। सो सोमा बाकी जो एंजाइम्स होते हैं कुछ तो तोड़ देते हैं, कुछ वापस दे देते हैं और कुछ अंदर चले जाते हैं। वो सेल में याद है, एक यूनिट याद है कि इस यूनिट में चलो, अच्छा है। रीड करो ना मैं- न्यूरॉन पर Neurons are the building blocks of the nervous system. They receive and transmit signals to different parts of the body. This is carried out in both chemical and electrical forms. There are several different types of neurons that facilitate the transmission of information. Parts of neuron भी पढ़ो। ये समझ गए? न्यूरॉन बिल्डिंग ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बना है। तो केमिकल में जो साइनैप्स होते हैं वहाँ पे बनते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स तो केमिकल सिग्नल को वो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में केमिकल मैसेज जैसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन पोटेंशियल उसका दूसरा नाम है। और दे रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को पहुंचाने का काम ही किसका है? न्यूरॉन। और उसके बाद दिस इज कैरिड आउट इन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फॉर्म, और देयर आर सेवरल टाइप ऑफ न्यूरॉन, है ना? देखो अलग अलग होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन होता है। और एज पर द स्ट्रक्चर दो न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिसमें माइलिन शीट होता है जिसमें नहीं होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट impulses faster, इसमें नहीं होता Analysis है protected. नॉन माइलिनेटेड में नहीं होता है। अरे नहीं वो मुझे पता है कि जो बहुत अंदर साइड में न्यूरॉन होते हैं ना वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। कहाँ पे नॉन माइलिनेटेड? यानी कि एकदम दिमाग में दिमाग में क्यों नॉन माइलिनेटेड? क्या बोल रहे हैं?
एक मिनट सर अभी वो एक्टिव हो गया नॉन माइंड। एक मिनट तो पता है क्या हो रहा है ये उसका नॉट माइलिनेटेड न्यूरॉन बोला। तेरी बॉडी में नॉन माइग्रेटेड है स्लो हो रहा है प्रोसेसिंग चल शांति तू ही पढ़ तो डेंड्राइट्स मैं पढ़ता हूं प्लीज। नहीं तू शांति है नहीं मैं आराम नहीं हूं। चल शांति पढ़ जोगी हूं। शांति पढ़ Parts of neuron dendrites. These are branch-like structures that receive messages from other neurons and allow the transmission of these messages to the cell body. यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है मैसेज दूसरे न्यूरॉन से या तो किसी रिसेप्टर से डिटेक्ट करके उस मैसेज को आगे पूरी ट्रांसफर करने का काम किसका है डेंड्राइट का काम है 4 पर सेकंड Cell body. Each neuron has a cell body with a nucleus, Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria and other. मतलब हर न्यूरॉन में सेल बॉडी में न्यूक्लियस सर माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है? अरे वो उसी का दूसरा मतलब उसी का प्लूरल भाई, सेल बॉडी प्लांट्स में नहीं होता अरे सेल बॉडी सेल वॉल होता है गवार ठीक है एक्सॉन ध्यान से एक्सॉन पढ़ Axon is a tube-like structure that carries electrical impulse from the cell body to the axon terminals that pass the impulse to another neuron. यानी कि सेल बॉडी से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए कौन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबी सी जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं और वहां से एक्सॉन टर्मिनल से जो इंपल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में जाता बोल केमिकल मेकअप कन्वर्ट होता है वो आएगा थोड़ा सा और वेट हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हेल्प इन कम्युनिकेशन किस तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा है प्रिया से रीड कर The structure of a neuron is essential for efficient communication within the nervous system. Dendrites increase the surface area for receiving signals from other neurons, allowing for a greater amount of information to be processed. The cell body houses the nucleus and organelles necessary for signal integration and decision making. The axon carries the electrical signal for long distances, ensuring rapid transmission of information. The myelin sheath insulates the axon, speeding up the signal conduction and preserving the strength of the signal. Axon terminals release neurotransmitters at synapses, enabling communication with other neuron or target cells. Overall, the specialized structure of a neuron optimizes the process of communication, facilitating coordination of various functions in the body. क्या समझे भाई कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कौन बोल रहा है तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मतलब एफिशिएंट कम्युनिकेशन करवाने के लिए सर न्यूरॉन कितना लंबा होता है? आप ढंग से डिफाइन नहीं कर पाना वर्टिको सर अबे ये तो बोला ही नहीं। हाँ देखो अरे सर इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन विद द नर्वस सिस्टम देखो न्यूरॉन जो है ना उसका स्ट्रक्चर हमने जानबूझ के इलोंगेटेड बनाया है यानी लॉन्ग सेल हमने इसीलिए नहीं है तो हमने लॉन्ग सेल उसको इसलिए बनाया जिससे इंफॉर्मेशन जो है ना वो अच्छे से कंडक्शन उसका हो सके डेंड्राइट सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जिससे हम सिग्नल इजीली रिसीव कर सके ध्यान से क्या हुआ कुछ जोक भी लगा तुझे चॉकलेट देने वाली है मुझे तो क्यों हंस रही है तो हंसी ही क्यों रोएगी ना अरे चॉकलेट देवे तो कोई रोएगा अरे वो तो जोक था वो जोक था जब सर सर का 7th वाले बच्चे अच्छे तुम करते रहो बोलो तो 7th का एग्जाम है वो बोल भी रहे सर का नॉन चॉकलेट मांगो न्यूरॉन एक्टिव हो गया। अरे तुमसे भी तो चाहिए तो आप जानते नहीं कितना है आप बस कर दे तुमसे तो नहीं है ज्यादा बस आप हमें बोल रहे हो मैंने कहा कुछ बोला आपने अभी क्या बोला तुमसे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं हाँ, जो बोला उसको बोला हम तो आराम ही बोल रहे सर वो अयान नाम का बंदा वो तो है पर रब्बे का है। वो सिर्फ हरामी नहीं है एक मिनट ऐसे अब शब्द यूज नहीं करना चाहिए क्लास में हाँ, हाँ, सर ऐसे तो सर आए सज्जन आदमी हो ना मुन्ना भैया बस यार अब देखो तो यहाँ पे डेंड्राइट क्या कर रहा है सिग्नल रिसीव कर सके उसके ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ब्रांच के फॉर्म में है हर तरफ फैला हुआ है जिससे जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है वहां से वो क्या कर ले उसको कैच कर ले अलाउइंग फॉर ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस सेल बॉडी में न्यूक्लियस से अदर ऑर्गेनल्स है जो कि सिग्नल को एक साथ इंटीग्रेट करके मतलब अलग-अलग जगह से सिग्नल जो आया है उसको एक साथ इंटीग्रेट करके डिसीजन मेकिंग के लिए आगे भेज सके एक्सॉन जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा रहा है एंश्योरिंग रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर माइलिनेटेड है तो और अच्छी बात है रैपिडली ट्रांसमिट होगा माइलिन से इंसुलेट करता है स्पीड अप करता है सिग्नल कंडक्शन को और प्रिजर्व करता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को देखो होता क्या है Communication impulse है
इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। देखो इलेक्ट्रिसिटी जैसा तुम इसको समझ सकते हो, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ना क्या हो सकता है कि ये जो है ना थोड़ा सा वेस्टेज हो सकता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है ना, शायद सारी की सारी इंपल्स ना पहुंचे ब्रेन तक, थोड़ी सी इंपल्स जो ना वो वेस्ट हो जाए। तो ये जो हमारे पास माइलिन शीथ है ना, उसका काम है प्रिजर्विंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, यानी जितना सिग्नल गैदर हुआ है उतना सिग्नल आगे भेजना, कुछ भी सिग्नल जो इधर उधर ना निकल जाए उसका ध्यान रखती है। एक्सॉन टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं साइनेप्स पे, जिससे कम्युनिकेशन दूसरे न्यूरॉन के साथ भी हो सकता है या तो टारगेट सेल के साथ भी हो सकता है। और ओवरऑल ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये क्या कर रहा है भाई, अच्छे से कम्युनिकेशन करवा रहा है, कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। तो सर एसी करंट क्यों नहीं है? जो आइला एसी अगर करंट अच्छे से किसी का ये लग जाएगा। तू इधर से आ जा ना। एसी का अरे एसी होता है फिर लॉस के ADC भाई ये तो देखना पड़ेगा भाई। हां ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सर 2 मिनट न्यूरोसाइंस सर ये फालतू है, बहुत Where I इजी है। simplistically explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss synaptic transmission. Most communication between neurons occurs in a specialized structure called a synapse. Synapse is an area where two neurons come close enough to one another that they are able to pass chemical signals from one cell to another. The neurons are not actually connected, but are separated by a microscopically small space called the synaptic cleft. The cleft is less than 40 nanometers wide. By comparison, a human hair is about 75,000 nanometers wide. The neuron where the signal is initiated is called the presynaptic neuron, while the neuron that receives the signal is called the postsynaptic neuron. In the presynaptic neuron, there are chemical signals called neurotransmitters that are packaged into small sacs called vesicles. Each vesicle can contain thousands of neurotransmitter molecules. When the presynaptic neuron is excited by an electrical signal called an action potential, this causes the vesicles to fuse with the presynaptic membrane and release their contents into the synaptic cleft. Once they are in the synaptic cleft, neurotransmitters interact with receptors on the postsynaptic membrane. They bind to these receptors and can cause an action to occur in the postsynaptic cell as a result. This action may involve increasing the likelihood that the postsynaptic cell will become activated and fire an action potential, or decreasing it. Eventually, the neurotransmitter molecules must be cleared from the synaptic cleft. Some of them will simply drift away in a process called diffusion. In some cases, the neurotransmitter is taken back up into the presynaptic neuron in a process called reuptake. Once back inside the presynaptic neuron, the neurotransmitter can be recycled and reused. In other cases, enzymes break down the neurotransmitter within the synaptic cleft. Then the component parts of the neurotransmitter can be sent back into the presynaptic neuron to make more neurotransmitters. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, इंग्लिश बोला ना सर वो बर्स्ट होता है ना एंड में। सर आपको पता है 11 मिनट में इतना खतरनाक पड़ा था, एक बार में 5 आए तो फिर भी फायदे, चुप रहे। 7 आए थे इसमें, 5 वो मेरे को भी 7 आए थे इसमें। गंदे सर अरे लाइट ऑन करो यार। डांटी देगा। 7 आए थे। देखो नंदनी मैम ने कितना डांट डांट के मार के पढ़ाया था उस दिन तो। इसने नंदिनी मैम ने ना, अबे नंदिनी मैम डांटती नहीं थी। अरे मेरे को मारती थी उसको सीधे। हाँ, तो ये है ऐसा तो वो तो बट लगती थी इसको। नहीं तो लड्डू है ना। मोटी जोड़ी। पढ़ो तो वो सारा फर्स्ट पॉइंट, रिद्धि पढ़ तो उधर का फर्स्ट पॉइंट साइनेप्टिक वेसिकल वाला ध्यान दो बाकी लोग। Vesicles in the terminal buttons of a sending neuron release neurotransmitters into the synaptic space. यानी कि जैसे ही वो हमारे पास इंपल्स आता है ना, वो इंपल्स क्या करता है, साइनेप्टिक वेसिकल मतलब ये जो वेसिकल्स है ना टर्मिनल बटन पे, उस पे क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को आगे की साइनेप्टिक स्पेस में रिलीज करवाने के लिए ऑर्डर दे देता है। सेकंड पे रन है The neurotransmitters cross the synaptic space to the receiving neuron. मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ चला जा रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे चला जा रहा है। सिंपल बात। और उस पर थर्ड पॉइंट, After crossing the synaptic space, the neurotransmitters spread into a receptor site called located on the dendrites or cell body of the receiving neuron. बेसिकली ये जो चीज है ना, ये प्रोटीन्स है, इनको रिसेप्टर्स बोला जाता है। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर आया ना, वो इस रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और फिर ये जो है वो आगे भेज दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की मतलब डेंड्राइट्स में साइनैप्स वो है क्या? बीच का गैप को साइनेप्स बोलते हैं। Synaptic cleft. वो थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी बोलूंगा। तो वो डेंड्राइट्स में प्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं सर। ये आया चल मेरी मैं ये रीड कर। synapse is a junction through which a neuron transfers information to another neuron. It has three मेरे को लगता है इतने में आंसर मिल गया साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट का।
साइनेप्स तीनों से मिलकर बना है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का थोड़ा सा पार्ट वो मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, और फिर हमारा साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन मतलब जो भेज रहा है, तो उसको जो पकड़ रहा है साइनेप्टिक लिप जहाँ पे वो किसका गैप है, और तीनों को साथ में क्या बोलते हैं? साइनेप्स। चल ध्रुव कंटिन्यू। Presynaptic neuron, axon terminal from where information is transferred. Postsynaptic neuron, dendrite which receives the information from axon terminal. Synaptic cleft, a small gap at the end of a neuron that allows a signal to pass from one neuron to another. ठीक है भाई, डाउट लग रहा है? Now चल रॉनी पढ़। Once the message is received from a sensory organ or a previous neuron, the messages in our body are transferred in two ways. An electrochemical signal, action potential inside a neuron, chemical signals in synapse to next neuron. Action potential is generated when external signal is received by dendrite. The action potential travels from dendrite to axon, passes the message on the next neuron via axon terminal. समझे? एक बार सेंसरी ऑर्गन ने ले लिया, प्रीवियस न्यूरॉन ने ले लिया ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है, वो एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हम बोल रहे हैं वो तो इनसाइड न्यूरॉन जाता है, और केमिकल सिग्नल जो है वो साइनेप्स के वक्त होता है। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा डेंड्राइट पे तब, और वही एक्शन पोटेंशियल डेंड्राइट से एक्सॉन पे जाएगा और बाद में एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा। उसके बाद तो अनिस पढ़। Once the action potential reaches to the axon terminal, it converted to a chemical signal. The axon terminal has vesicles filled with neurotransmitters, chemical messengers ready to be released. The action potential triggers the neurotransmitters present in the vesicle depending on the type of message. The vesicle bursts open excitation, which releases neurotransmitters to carry impulse from one neuron to another. अरे क्वेश्चन ब्लू हमारा सिग्नल है। Presynaptic कौन सा neuron. वाला ब्लू? ऊपर का part. अरे वो जो ब्लू है ना बीच में डॉट्स बीच में रेड और हाँ वो सब न्यूरोट्रांसमीटर है। अरे नहीं तो वो अरे पिंक वो वाले green हैं है। ना, पिंक वाले गए और थोड़ा बहुत वो ब्लू वाले को भी भेजेंगे। वो जो गेट होता है अपना सिक्योरिटी चेक पॉइंट, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो गेट खुलेगा ना, और फिर ही वो पास होगा। तो ये अपना ब्लू वाला हमारा सिग्नल है, चाबी है। एक्शन पोटेंशियल चाबी है। क्या नहीं, रेड चाबी Blue वाला। रेड वाला जाता है, देखो fix हो रेड गया। चाबी और फिर ब्लू वो जाता है ब्लू zero. जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर चाबी फिर है। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे तो होता है। हमारा की है, और जो ब्लू है वो हमारा Chemical. Information. केमिकल सिग्नल बनेगा ना पर पहले तो जब वो ऐसा जो ब्लू वाला उससे क्या था कि क्या हो क्या है? ये फिगर तो मैंने पिछले बार भी हटाया था। हाँ इतना सही नहीं है। चलो ना वो तो एक और उनका क्या करेंगे। अच्छा नहीं है। समझ आता नहीं है काम का होता क्या है? वो भी केमिकल्स ही होते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर ने बता कि उसको ऐसा लगा कुछ तो कुछ है, जैसे चाबी लगा दी हो गया, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए नेक्स्ट वाले में वो क्या कैसे जाती है? चाबी लगी ना, तो वो जो खुला ना ब्लू वाला उसमें से जाएगा तो उसमें आ जाएगा। ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाले में क्या है? ऐसे केमिकल मैसेंजर ही है वो। उससे यानी कि चाबी खोली उसको उसको कैसे पता कि पहले न्यूरॉन में क्या हुआ है? प्रोटीन का काम है। ये जो ताला है ना उसका काम है सब कुछ। भाई इतना नहीं सोच रही, जब भगवान ने हमको बनाया। नहीं पर ठीक है ना, सोचना अच्छी बात है। तो क्या समझे इस वाले में से? एक बार एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल में पहुंच गया तो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। उसके पास वेसिकल्स होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वो कभी भी रिलीज हो सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? उस न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर कर देगा और जैसा भी मैसेज है उस हिसाब से, और वेसिकल बर्स्ट हो जाएगा अपॉन एक्साइटेशन और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में जाएगा। उसके बाद विराज रीड कर। Postsynaptic neuron has specialized proteins called receptors which attach with neurotransmitters. They convert the message again to an electrical impulse and it's passed on further. Once signal is transmitted to the next neuron, neurotransmitter detaches from the receptor. They are either destroyed enzymatically or taken back into the terminal from which it came, where they can be reused or degraded and removed. समझे? सर वो ताला चाबी वाला एंजाइम है ना, म्यूटेशन है पागल। अच्छा नहीं पर वो इधर वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसके स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं ये वाले भाई, बाद वाले में। तो इसमें तो क्या होता है? वो लॉक जो खुल रहा है वो क्या है? वही प्रोटीन है, वही स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है। वो प्रोटीन है, म्यूटेशन है कि वो प्रोटीन है, म्यूटेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रोटीन है वो। तो यहाँ पे वो रिसेप्टर नहीं है, आपने बोला ना रिसेप्टर। किस तरह से देख लिया, सुन भी लिया, सुनने से क्या नाम ले रहे हो? और रिसेप्टर, वो रिसेप्टर हुआ या प्रोटीन का नाम रिसेप्टर? क्या 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 ये हाँ। ये रिसेप्टर है जो प्रोटीन है।
इसलिए प्रोटीन रिसेप्टर। इन्होंने ऐसा क्यों बोला प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, मैंने वही तो बोला, ये रिसेप्टर है और ये प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर। ऐसा ये है प्रोटीन जिनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ अटैच हो जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, उस मैसेज को एक बार वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा, आगे भेज देगा। और एक बार वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे चला गया तो न्यूरोट्रांसमीटर इस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से यानी इस रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। और वो न्यूरोट्रांसमीटर या तो एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो वापस से ले लेंगे, या तो रीयूज करेंगे, डिग्रेड करेंगे, रिमूव कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बार करेंगे रीयूज डिग्रेड? सर हो गया देख लिया। देख लो भाई डायरेक्शन। सर ये क्या है? ये बायो न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो क्या है न्यूट्रॉन? साइनैप्स ठीक हो रहा। क्या हो गया? सर ये सब भरे मतलब नहीं है अभी। साइनैप्स तो सीधा रिफ्लेक्स पे बोलते बीच में तो फालतू है। बीच में आएगा बे। ट्रांसमीटर जाएंगे। न्यूरो मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर आएंगे, ट्रांसमीटर आएंगे। दो टाइप के होते हैं, इनहिबिटर या एक्सिबिटर। डोपामाइन, मैरो। अरे हाँ वो चलो सर न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोट्रांसमिशन। Neurotransmission is the process by which signaling molecules are released by the axon terminal of a neuron, the presynaptic neuron, and bind to and react with the receptors on the dendrites of another neuron, the postsynaptic neuron, a short distance away. A neurotransmitter is a signaling molecule secreted by a neuron to affect another cell across a synapse. The cell receiving the signal or target cell may be another neuron, but could also be a gland or muscle cell. Neurotransmitters are released from synaptic vesicles into the synaptic cleft, where they are able to interact with neurotransmitter receptors on the target cell. समझे? न्यूरोट्रांसमिशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिसेप्टर वगैरह को बोल रहे हैं भाई पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाओ, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी डिस्टेंस है, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस होती है। मतलब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ही गैप दिखेगा, नहीं तो गैप भी नहीं दिखेगा। जो न्यूरोट्रांसमिशन है प्रोसेस है, न्यूरोट्रांसमीटर वो मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली जा रहा है, मतलब जो गोले गोले तुम देख रहे थे वो मॉलिक्यूल है जो आगे जा रहा है साइनेप्स को क्रॉस करके और दूसरे सेल की तरफ जाएगा। अब जो सेल जिसको सिग्नल रिसीव कर रहा है, जो टारगेट सेल होता है ना, वो दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, कोई ग्लैंड या मसल भी हो सकता है। देखो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन पे जा सकती है, या तो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इफेक्टर पे भी जा सकती है। इफेक्टर याद है? ग्लैंड या मसल को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर बोलते हैं। मतलब जहां तक इंफॉर्मेशन मेनली पहुंचानी थी टारगेट ऑर्गन, वो क्या है मेरा? इफेक्टर है। मसल भी हो गया ना। हाँ, तो ग्लैंड और मसल ये आते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जहाँ पे ये लोग अगले वाले न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा पढ़ाई नहीं पढ़ दो भाई, क्या लिखा? Neurons have a specificity in the types of neurotransmitters they release based on their function and the receptors they target. मतलब जैसी इंफॉर्मेशन आई है वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करेंगे, ऐसे ही कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, बहुत सारे नाम तुमको पता है। तो जैसी इंफॉर्मेशन आई है वैसे ही क्या होगी, रिलीज होगी, जिस तरीके का इंफॉर्मेशन है उस तरीके का। फिर एग्जांपल पर For example, neurons involved in motor control predominantly release acetylcholine, while neurons in the brain regions associated with mood regulation releasing serotonin or dopamine. ठीक है, तो अलग अलग काम के हिसाब से अलग कर देंगे। और ये हमारा वो सबसे सर नेक्स्ट टाइम सर पीछे साइड लो ना, वो बट वो नहीं खोलो। क्या मजाक कर रहा है? 63 ये है, इससे पहले तो ये है। ऐसे बात अरे ये तो पढ़ने दे। दो तरीके के भाई न्यूरोट्रांसमीटर देखा ना, बहुत इमोशनल हो गया। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी देखो सर एक यूनिट मैंने ढंग से पढ़ा था, वही याद है। अच्छे से पढ़ा था तुमने। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स और बढ़ा देता है, मतलब और तेजी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजेगा, जैसे एसिटाइलकोलिन हुआ, ग्लूटामेट हुआ। इनहिबिटरी क्या करेगा? थोड़ा सा असर कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, और ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक साइड भी बोलो। और अब हम बोल सकते हैं क्या? डोपामाइन acts as the feel good reward ये तो तू ही रीड कर। डोपामाइन acts as the feel good reward mechanism of the brain, enhances sensations. ठीक है भाई, अंग्रेज एसिटाइलकोलिन एक मिनट समझाने दे। फील गुड हमें अच्छा लगता है ना? अरे बस हाँ मतलब उसको कुछ ज्यादा ही डोपामाइन रिलीज हो गया है। याद करने का एक इजी मेथड बोलो। याद करने का easy method है। अकेला एक पूरे यूनिट में इतनी गंदी तरह अरे एक सॉन्ग भेजा था मैंने, याद है? न्यूरोट्रांसमीटर का सॉन्ग भेजा था। हाँ सिर्फ कलर को याद है, इसी मिनट की बात है। चलो एसिटाइलकोलिन करो। stimulates muscles, especially gastrointestinal system. ओके, नॉरएपिनेफ्रिन
Norepinephrine. Norepinephrine. Increases the sympathetic nervous system, heart rate, blood pressure, respiratory system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, शांति विजय यादव, ये सारी चीजें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सीरोटोनिन भूल गए। अरे नहीं जाने दे, बार बार मम्मी का नाम नहीं ले लेगा। Serotonin affects mood, affects emotion, mood and perception. गामा Gamma-aminobutyric acid affects motor control, vision and anxiety. ग्लूटामेट Affects learning, memory and cognition. एंडोर्फिन Causes pain reduction and pleasure. रट्टा मारो 5 मिनट अभी मार लिया। अभी कौन करेगा बोलो करो 5 मिनट है, और जिसका रटा हुआ नहीं होगा बराबर मैं ऑफलाइन लिखवाऊंगा अभी सबको। ठीक भी कर दो, ठीक भी कर दो, ठीक ही तो है। टेढ़ा हो गया सर ये मत करवा सर ये मिलेगा आपको। ये मत लेना, ये कर लेना। सर चॉकलेट नहीं मिलेगी Adenosine receptor जिसकी वजह से alertness। अच्छा ठीक है। चॉकलेट नहीं मिलेगी Commonly found in चलो देखो ये जो कैफीन जो है ना, कैफीन, टॉरिन, पेन किलर, बेटा ब्लॉकर, निकोटीन, ये सारी चीजें क्या आ रही है, भी हमको ना बहुत अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे ना इनको पहली बात बोलते हैं क्या है, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स बोलते हैं। जैसे कैफीन है तो ये स्टिमुलेंट है, न्यूरोस्टिमुलेंट भी बोल सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ना वो हमारे सेल की एंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और फिर वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में मेन काम उनका है। जैसे अलग अलग हमने उनके फंक्शन देखे, वो सारे काम है। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग जो है एक्सटर्नली हम लोग कंज्यूम करते हैं इनको। जैसे कैफीन है वो बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, हम एक्सटर्नली कंज्यूम करते हैं तो जाके यहाँ पे कुछ चीजें होती है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे ना वो नेचुरली बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये लोग जो है ना वो ये लोग न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। तो इसलिए न्यूरोमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या होता है, चेंजेस लाना। मतलब न्यूरोमॉड्यूलेटर जो होते हैं ये सारे लोग ये न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी बिगाड़ देते हैं कभी-कभी। जैसे कैफीन है तो ये कॉफी, टी, एनर्जी ड्रिंक में पाया जाता है, ये एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये तो बहुत अच्छे से पता है सबको। एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो अलर्टनेस हो जाएगी, डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिससे मूड टेम्पररी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसके कारण हार्ट रेट और रेस्टलेसनेस जो है वो बढ़ जाएगा। और सबसे मेन बात, नींद नहीं है। अरे कम है सर, अलर्टनेस कैफीन किसी सेंटेंस का सर एडिनोसिन फिर पेन किलर, ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करके ब्रेन पे पेन के जो सिग्नल्स है ना वो जाने नहीं देते। देखो जब तक तुम्हारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच रहे हैं तब तक तुम लोग सब कुछ देख पा रहे हो, जब सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे तो तुम देख भी नहीं पाओगे। तो कहानी क्या है कि ओपियोइड रिसेप्टर जो है ना वो इट बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन टू रिड्यूस पेन सिग्नल। एंडोर्फिन की कॉपी करके ये लोग यूफोरिया और रिलैक्सेशन वाली फीलिंग लाते हैं, है ना। वो जो एंडोर्फिन है वो भी क्या कर रहा है, यूफोरिया की फीलिंग ला रहा है, हमारे पास रिलैक्सेशन की फीलिंग ला रहा है। तो पेन किलर इसी की कॉपी करके हमको और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे मुझे पेन जो है ना वो पता नहीं चलता, और इट कैन लीड टू फिजिकल डिपेंडेंस एंड एडिक्शन इफ मिसयूज्ड, है ना। इसके मतलब बार-बार हम फिर उन मेडिसिन्स पे ही डिपेंड हो जाएंगे, और वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे एक इसका वो एग्जांपल होता है ना, वो किसका जिम वाले लोग स्टीरॉइड, तो उससे भी क्या होता है, वो स्टीरॉइड वगैरह से ना एनर्जी ज्यादा आती है, तो वो एनर्जी एक बार स्टेरॉइड से मसल फूल जाते हैं। एनर्जी होता है वो सही बोल रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक से आती है, नहीं जिम वाले लोग प्रोटीन से आती है। स्टेरॉइड से क्या करते हैं वो बेसिकली जब लेते हो ना तो मसल्स को एक पल के थोड़ा ज्यादा तो मैं सही बोल रहा लगता है वो उसको बढ़ाने में एक बार के लिए मसल्स में एनर्जी बहुत ज्यादा दे देता है, इससे भी वो मसल ज्यादा डेवलप इनिशियली। हाँ, और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एक्चुअली। तो ये टेम्पररी चीज है, लेकिन इट कैन लीड टू फिजिकल डिपेंडेंस एंड एडिक्शन अगर वो किसी तरीके का होता है। सॉरी, इट इज फाउंड इन एनर्जी ड्रिंक, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और ये कामनेस हमें करवाता है। देखो एक्टिविटी नहीं करवाएगा, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरॉन की एक्टिविटी कम कर रहा है, एक्टिविटी कम होगी तो जो मेरी एक्टिवनेस है, अलर्टनेस है, वो कम हो जाएगी, और मुझे काम फील होगा, और कॉग्निटिव फंक्शन और फोकस बढ़ाता है ये, और इस साथ गाबा रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करके एंजाइटी रिड्यूस करेगा। कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाए तो फिर उससे ग्लूटामेट नहीं बढ़ाना चाहिए। अरे पर ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल से आ रहा है, ग्लूटामेट तो है ही है करके, लेकिन गाबा का भी इसमें वो एंजाइटी वगैरह के लिए, और उसका ग्लूटामेट का नाम नहीं है। बेटा ब्लॉकर यूज्ड टू ट्रीट कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड एंजाइटी, एड्रेनलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, और एड्रेनलिन जो है ना वो हार्ट रेट वगैरह की उसमें बहुत आता है, तो इट कैन रिड्यूस हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे लोगों का भी रिलीज जो है ना उसको इनहिबिट कर सकता है।
फिर निकोटीन जो है, जैसे सिगरेट्स वगैरह में निकोटीन पाया जाता है, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के पे असर करता है, डोपामीन और प्लेजर वाली फीलिंग जो है वो फील होती है। इट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर लीडिंग टू एडिक्शन। हार्ट रेट बढ़ जाता है सर ओपियोइड समझाओ ना। ओपियोइड रिसेप्टर ब्रेन में ना एक स्पेशल तरीके के रिसेप्टर होते हैं जो पेन डिटेक्ट करवाते हैं। तो अगर उनको नी को बाइंड करके ब्लॉक कर देगा तो पेन का सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। मतलब ऐसा, मतलब ओपियोइड न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। इसका कोई क्या करेगा, फायदा नहीं उसका। हमारे मसल को रिलीव करता है। मसल सिमुलेट होता है वो दोनों अलग पॉइंट है, उन्होंने एक ही में लिखा है लेकिन वो दोनों अलग अलग बात है। इन्होंने एक बात बोली एस्ट्रल पे असर करेगा, दूसरी बात फायदा क्या है इसको करने का, एस्ट्रल को इनका काम है और सिमुलेट मसल एंड गैस्ट्रोस्टेरेशन। क्या निकोटीन तो इसका साइड इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट है सर, लेकिन निकोटीन तो नॉरपेनेफ्रिन को देख लो इसको भी देख लो। हां सर, अब ये रटा मारो, याद कर लो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मैं आपको और चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो हो गया बस ये दोनों का ही होगा। अभी देखो ये वापस से वो अच्छे से न्यूरोमॉड्यूलेटर का मैकेनिज्म और इफेक्ट इन्होंने समझाया। ये बहुत समझने के लिए जरूरी बात है। जैसे कैफीन है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, उसके कारण अलर्टनेस होती है, फैटिग वगैरह कम हो जाता है, तो अपने एक्टिव हो जाते हैं, आलसीपना नहीं होता है। फिर जैसे निकोटीन है तो इसके कारण सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन और सीरोटोनिन का नाम उन्होंने लिया था। सिगरेट्स वगैरह में ये निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है तो वैसे ही डोपामीन और सीरोटोनिन क्या होता है, रिलीज होने लग जाते हैं। फिर हमारा ब्रेन क्या समझता है कि जैसे ही हम सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे ही हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर हम लोग क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसकी वजह से हमारा मूड कॉग्निटिव फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तुमको ना एक बात बताता हूँ, जैसे जो लोग अल्कोहल से बहुत एडिक्टेड होते हैं ना, वो लोगों को ना काम करने के लिए फिर अल्कोहल चाहिए ही चाहिए। अगर अल्कोहल नहीं मिलेगा ना तो उनका दिमाग नहीं चलेगा, उनका कॉग्निटिव फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो तुमने नोटिस किया होगा नॉर्मली कि कोई जैसे बियर पी लेगा या फिर अगर अल्कोहल पी लेगा ना तो बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत बोलने लगता है, मतलब पीने के बाद बहुत बोलते हैं लोग करके। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या कर रहा है, निकोटीन ही जो है मूड एनहेंस कर रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ा रहा है, दिमाग उनका ज्यादा चलने लग जाता है। जो बहुत बड़े बड़े धंधे लेके बैठे होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा धंधा लेके बैठे होते हैं, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है करके, तो उनके सारे पार्टनरों के साथ ये लोग पता है क्या करते हैं, हर हफ्ते जब बैठ के पिएंगे सारा, जब पिएंगे ना उसके बाद इनका सबका बुद्धि बहुत तेज चलेगा और क्या बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं। लेकिन दिस थिंग इज नॉट गुड। हम लोग नॉर्मली भी अपनी बुद्धि उतनी चलवा सकते हैं करके, पर हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जब हम नहीं कंज्यूम करते तब दिमाग नहीं चलता है, यानी कि दिस थिंग इज नॉट गुड। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स के पेपर देने से पहले पी के ऐसा कोई मत कर लेगा तुमको। फिर जैसे अल्कोहल है, ये अच्छा है क्या बायो की पेपर की अल्कोहल एनएस इनहिबिटर ही न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी और सेडेटिव इफेक्ट होता है। सेडेटिव इफेक्ट क्या समझते हो? नहीं, बेहोशी नींद आने वाली, एकदम बहुत तेज नींद आएगी। देखो जो ये कंज्यूम कर लेगा ना उसको, जैसे बियर का खासकर होता है कि भूख बहुत तेज लगती है उसमें, बियर पी लिया बहुत तेज भूख, इसलिए बाजू में और अल्कोहल पी लिया एक बार जो आदमी भयंकर एक्टिव हो जाएगा, 2-3-4 घंटे इतना एक्टिव होगा, उसके बाद एहसास होएगा कि मर गए, ऐसा। और दिमाग भी नहीं चलता है उस वक्त, है ना, उस वक्त दिमाग भी नहीं चल रहा होता है। फिर इनहिबिट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, जैसे पेन रिलीवर है, ओपियोइड्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देते हैं, वो पेन में ही नहीं जाएगा ब्रेन तक अगर, तो फिर पेन किलर का काम ही हो गया। तो जो पेन लेके जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसको इनहिबिट कर दिया हम लोगों ने पेन किलर से। तो पेन के वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाएंगे नहीं, तो पेन का सेंसेशन मुझे होगा नहीं। क्रिएट फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड रिलैक्सेशन। और टॉरिन जो है मॉड्यूलेट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर एंड इन्फ्लुएंस कैल्शियम सिग्नलिंग इन न्यूरॉन, ये सारा काम करता है। उससे होता क्या है, कामिंग एंड एंटी एंजाइटी इफेक्ट आएगा, न्यूरोनल हेल्थ और फंक्शन भी सपोर्ट करेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो टॉरिन है, ये कैफीन है ना, कैफीन ना लो तो ज्यादा बेटर है। कैफीन ना लो नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन लो अगर ना तो कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये जो है ना लॉन्ग टर्म में फिर जो है ना वो तुमको हैबिचुअल बना देंगे। फिर ऐसा होगा कि भाई अगर तुमको काम करना है ना तो तुमको इतनी नींद आएगी तुम कर ही नहीं पाओगे बिना रेड बुल के या फिर बिना, तो कॉफी पी के तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। हां, वही नींद आती है, अलग ही कांड आती है, आदत होगी मेरे को, तो फिर कॉफी पीता वैसे बहुत रहती है, वही नींद आती है, अच्छी वाली नींद। हां वही
फिर डायरेक्ट मूवी आ रहा है। याद नहीं हो रहा मेरे को। या लाइक देख लेते उधर आना भी लगता है ड्रग्स। Hey there, welcome to Life Noggin. Would you take performance enhancing drugs that could help you become an Olympic champion? What if that drug had some serious negative side effects? These drugs are banned in sports, but that doesn't stop some athletes from taking them. So what do they do, and how do they work? Let's start off with the most famous of these drugs, anabolic steroids. When these are taken, the body breaks them down into smaller molecules that can enter cells and bind to a structure called an androgen receptor. Normally, testosterone binds to this, but anabolic steroids can too. And from here, the real magic begins. See, once the androgen receptor is activated, your body starts to produce more proteins during the process of anabolism. The cells in your skeletal muscles start to replicate, and this means that your muscles will start to grow and you'll become stronger. In fact, in men, exercise and steroids could lead to a 38% increase in strength, and potentially even more for women. And not only that, but anabolic steroids can also help athletes train harder and recover faster by shortening catabolism, the process in which proteins are broken down into amino acids. But of course, not all the effects of anabolic steroids are positive. It can cause acne, high blood pressure, and male pattern baldness in both men and women. They can cause men's testicles to shrink and decrease sperm count, and increase your risk for prostate cancer. And women using these steroids can develop facial hair, a deepened voice, and their periods may change or even completely stop. So seriously, don't use these. But what if an athlete isn't really concerned with muscle strength, but rather wants to improve their endurance? This is where blood doping comes in handy. But again, this is a bad move. So bad, in fact, that Lance Armstrong was stripped of all 7 of his Tour de France victories and was banned from the sport for life. The goal of blood doping is to increase the amount of oxygen-carrying red blood cells in the blood, and this is usually done with either blood transfusions, using your own blood, or by injecting yourself with erythropoietin, a molecule that stimulates the production of more red blood cells. And the basic idea is that the more oxygen that can get to your body's muscles, the more endurance you will have. So does it work? Well, in one study, blood doping increased an athlete's endurance by 34%, and in another, an athlete was able to run 8 kilometers on a treadmill 44 seconds faster than before. That might not sound like a lot, but when these athletes are competing with the best of the best, every second counts. Now, these are just the tip of the iceberg. Other performance-enhancing drugs include human growth hormone, which helps increase athletes' sprinting capacity by up to 4% and increases muscle growth as well. But trust me when I say that if you are an athlete, it's probably better to just train the old-fashioned way, with a lot of hard work and sweat. Work it, baby. Excluding any of the negative health effects, using these drugs means that you're cheating. And in the professional world, that definitely shouldn't be taken lightly. So, do you think the Olympics should allow doping? Will it push the human limit forward? Our good friend Vanessa from Braincraft discusses it here. Between 1 to 3% of elite athletes test positive for the presence of at least one banned substance. As always, I'm Blacko. This has been Life Noggin. Don't forget to keep on thinking. क्या समझे? सर इसमें बोलो कौन एकदम शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? बोलूं? बोल बोल करना बोल। जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होता है वो हमारी बॉडी पे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, जैसे कि जो सबसे पहला वाला था एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो वो एंड्रोजन के साथ बाइंड करता था, जिधर यूजुअली टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है। तो उससे क्या होता था, हम थकते कम थे, हमारी बॉडी में ज़्यादा वो होता था, बट उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे, जैसे कि टकला हो जाना मेल में, वुमन में भी, बाद में फेशियल हेयर बढ़ना, एक्ने वगैरह, प्रोस्टेट कैंसर, स्पर्म काउंट न होना वगैरह। इसलिए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इलीगल होता है। तो बोलो ये तो क्या है? ये तो सब लोगों का डिबेट करवाया होगा ना सर। मैं डोपिंग का साइड पे था ही नहीं। ये कैसे आ गया? तुम्हारी सारा लाइट सबसे 3 तरीके के देखो हमारे न्यूरॉन हैं। ये फंक्शन के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 तरीके के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। भाई फंक्शन के हिसाब से 3 है। कौन से? सेंसरी, मोटर और या फिर इंटरन्यूरॉन बोलते हैं इसको। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन के पास से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? सेंसरी न्यूरॉन का है। अगर मैं मोटर न्यूरॉन की बात करूं तो ब्रेन से इफेक्टर तक इंस्ट्रक्शन, देखो मेरा वर्ड चेंज हो गया,
जब मैं सेंसरी न्यूरॉन की बात कर रहा था तब मैं इंफॉर्मेशन बोल रहा था, और जब मैं मोटर न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ तब मैं इंस्ट्रक्शन बोल अभी रहा जो हूँ। रिएक्शन होगा वो कमांड करेगा ब्रेन। हाँ, तो ब्रेन कमांड देने वाला है, वो इंस्ट्रक्शन देने वाला है। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो ब्रेन से हमारे कोई भी इफेक्टर, कोई मसल, कोई ग्लैंड तक लेके जाने वाला न्यूरॉन कौन होता है? मोटर न्यूरॉन होता है। अब हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी आती है इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। अब ब्रेन कोई सिंपल सा ऑर्गन थोड़ी है, उसके अंदर भी तो कितनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है। तो अंदर में ही चीजें जो है ना, इंफॉर्मेशन इधर उधर करके सब कुछ करने के लिए कौन सा न्यूरॉन होता है? इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाएगा इंफॉर्मेशन को। मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से क्या करेगा? इफेक्टर तक लेकर जाएगा। जब भी मैं इफेक्टर बोल रहा हूँ यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मसल और मतलब टारगेट ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूँ। और इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन जब मैं बोल रहा हूँ यानी मैं ऐसे न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिकली ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, और ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए जो है इनका काम होता है। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें समझने वाली बात नहीं है। ये देख लो, ये डिफरेंट रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी जो है ना, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर, ये चीज है। अब इसके फंक्शन क्या क्या दिए हुए हैं? मूवमेंट है, केमिकल है। देखो मैकेनो रिसेप्टर है तो मैकेनो रिसेप्टर बेसिकली मूवमेंट वगैरह है। बेसिकली मूवमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा टर्म नहीं है, जैसे साउंड वेव, हेयर सेल, प्रेशर, बैरो रिसेप्टर, टच, स्ट्रेच, ये सब डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है ना, तब मेजोरिटी में ये वाले रिसेप्टर जो होते हैं एक्टिव होते हैं। जब मूवमेंट कर रहे होते हैं तो साउंड वगैरह मतलब हेयर सेल, क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग? साउंड वेव, हेयर सेल क्या होता है? उसको होता हमारा प्रेशर, टच, स्ट्रेच, ये सब के लिए मैकेनो रिसेप्टर यूज होता है। अरे मतलब कान के अंदर और इधर ना हेयर सेल की बात चाहिए ना, साउंड वेव्स तो सही है, हेयर सेल नहीं आना चाहिए। साउंड वेव जो मतलब जो कान में आवाज आ रही है उसमें भी मैकेनो रिसेप्टर का काफी ज्यादा रोल होता है। कीमो रिसेप्टर यानी केमिकल वगैरह, यानी कि टंग, नोज, ये सब में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, टंग में हो रहा है, नोज में भी हो रहा है, तभी स्मेल हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या कीमो रिसेप्टर्स है। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए होता है, हीट है या कोल्ड है उसके लिए। स्किन में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो टेम्परेचर वगैरह बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। देखो हमारे बॉडी में देखो सब होमियोस्टेसिस पढ़कर आए हो, अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है तो वी स्टार्ट शिवरिंग, कांपने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा? थोड़ी हीट जनरेट होगी, है ना। तो मतलब कि ये और थर्मो क्या वैसोडाइलेशन यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी डायलेट हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना कौन कंट्रोल कर पा रहा है? हाइपोथैलेमस दोनों होता है, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन दोनों। तो ये सब कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमस करवा रहा है। फोटो रिसेप्टर लाइट, जैसे हमको पता है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, यानी अलग अलग लाइट है। कुछ लाइट हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारे आंखों के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है? 400 से 700 नैनोमीटर वाला। 400 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक का? 700 नैनोमीटर तक का। उसमें क्या होगा? अलग अलग लाइट हम देख पाएंगे और उसके लिए आईज, रेटिना, ये सारे लोग जो है मदद करते हैं। अब देखो ये तो ठीक है कि फ्लो चार्ट है भाई। स्टिमुलस आया, सबसे पहले स्टिमुलस आया, स्टिमुलस डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर से वो सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक ले गया? इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले गया। ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होगी विद द हेल्प ऑफ रिले न्यूरॉन, और फिर रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में जाएगा, यानी ब्रेन से इफेक्टर, और फिर हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये एक फ्लो चार्ट है जो तुमको समझना पड़ेगा। क्या डाउट लग रहा है? ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये एक पूरा फ्लो चार्ट है इंफॉर्मेशन का। स्टिमुलस स्क्रीनशॉट ले 82 85 का राइटिंग था। ये पढ़ो तो, ये खुद से पढ़ लो तो मन में, खुद से मन में पढ़ लो। स्लाइड नंबर 83 होगा सर, हो गया टाइम वैसे।